नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चक्रधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है, पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। इससे पहले के वीडियोज़ में हम लोग बात कर रहे थे कि करारोपण का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि कार्य करने की योग्यता, बचत करने की योग्यता और विनियोग करने की योग्यता पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि उत्पादन के गठन तथा स्वरूप पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि देश का जितना भी उत्पादन होता है या देश की जो भी राष्ट्र आय होती है वो मुख्य रूप से कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की योग्यता एवं इच्छा पर निर्भर करती है। लेकिन किसी भी देश में जो उद्योग का जो गठन होता है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है या उसका जो स्वरूप होता है वो मुख्य रूप से निर्भर करता है कि विभिन्न उद्योगों के बीच और विभिन्न क्षेत्रों के बीच साधनों का जो बंटवारा है वो किस प्रकार होता है। तो साधनों के बंटवारे के आधार पर ही विभिन्न उद्योग के गठन और स्वरूप तय होते हैं। तो यहाँ ये भी सरकार को देखना पड़ता है कि विभिन्न उद्योगों के बीच साधनों का जो अंतरण है या उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जो दिशा परिवर्तन है वो किस ढंग से होता है। तो अलग अलग उद्योगों, अलग अलग क्षेत्रों के बीच साधनों का दिशा परिवर्तन करने में जो करारोपण है ये राजकोषीय नीति के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से काम करता है कि साधनों को किन क्षेत्रों से लेना है और साधनों को किन क्षेत्रों की ओर बढ़ाना है, किन क्षेत्रों की ओर भेजना है। तो इस तरह यहाँ सरकार जो है वो राजकोषीय नीति और करारोपण के माध्यम से साधनों के आवंटन की दिशा को तय करती है कि और इसकी दिशा ही विभिन्न उद्योगों का संगठन और स्वरूप को तय करता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब भी कर सरकार लगाती है तो ये मुख्य रूप से डिपेंड करता है, ये जो परिवर्तन की जो दिशा है, यानी कि साधन एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पर कैसे जाएगा, तो ये जो परिवर्तन की दिशा है ये मुख्य रूप से जो मांग और पूर्ति की जो लोचशीलता है वस्तुओं की, उस पर ये निर्भर करता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर वस्तु की मांग बेलोचदार होती है और उसकी पूर्ति जो होती है वो लोचदार होती है, तो इस स्थिति में जब कर लगता है तो कर का विवर्तन क्रेताओं की ओर कर दिया जाता है और उत्पादन में सारे साधन लगे रहते हैं। लेकिन अगर जो वस्तुओं की जो मांग रहती है वो लोचदार होती है और उसकी पूर्ति बेलोचदार होती है, तो इस स्थिति में सारा कर का भार जो रहता है वो उद्यमियों पर पड़ता है। और जब सरकार कर लगा देती है भारी दर से, तो उद्यमी लोग क्या करते हैं, इन वस्तुओं का उत्पादन छोड़ के दूसरे वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं। तो इस तरह से जो साधन है, साधन का दिशा बदल जाता है, वो दूसरी ओर चला जाता है। तो अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जो साधनों का जो दिशा परिवर्तन होता है वो किस किस रूप में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लाभकारी दिशा परिवर्तन भी होता है। लाभकारी दिशा परिवर्तन किस रूप से होता है, जैसे हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए कि कोई शराब है या मादक पदार्थ है या विलासिता की वस्तुएं हैं, जब सरकार इन पर अधिक दर से कर लगाती है तो इनकी कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं और जिसके चलते इसकी मांग में कमी होने लगती है। तो जब इसकी मांग कम हो जाएगी तो उत्पादकों को लॉस होने लगेगा, वो लोग उत्पादन को कम करेंगे। तो इस स्थिति में जो मादक पदार्थों का जो लोग उत्पादन कर रहे थे, विलासिता की वस्तुओं का जो उत्पादन कर रहे थे, वे लोग इन वस्तुओं का उत्पादन छोड़ के अपने जो पूंजी है उसको दूसरे उद्योगों की ओर डाइवर्ट करेंगे, उनको दूसरे उद्योगों की ओर ले जाएंगे। तो इस तरह से इसका दिशा परिवर्तन होगा और ये दिशा परिवर्तन जो होगा वो लाभकारी होगा। इसलिए लाभकारी होगा क्योंकि इस तरह की दिशा परिवर्तन से समाज के लोगों को बेनिफिट होगा, ये उनके लिए अच्छा होगा, समाज के कल्याण में वृद्धि होगी।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो दिशा परिवर्तन होता है वो हानिकारक दिशा परिवर्तन भी होता है। हानिकारक दिशा परिवर्तन किस ढंग से होगा? जब सरकार अनिवार्य वस्तुओं पर कर लगा देती है और उस स्थिति में जब उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती है, या सरकार जो है वो सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं पर कर लगा देती है। और जब अनिवार्य या सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं पर कर लगा दिया जाता है तो इसको वांछनीय नहीं माना जाता है। तो इस दृष्टि से भी जब उनकी कीमतें बढ़ने लग जाती है तो उनकी मांग प्रभावित होती है। तो भी जो साधनों का जो दिशा है वो दूसरी ओर परिवर्तन हो जाता है और ये हानिकारक दिशा परिवर्तन होगा, क्योंकि इन साधनों को दूसरी ओर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन साधनों का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे कि राजकोषीय नीति के माध्यम से, करारोपण के माध्यम से सरकार जो है वो वर्तमान उपभोग को भावी उपभोग में भी बदल सकती है। जैसे वर्तमान में अगर सरकार देखती है कि लोग बहुत ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं तो सरकार उनके उपभोग पर अगर ऊंचे दर से कर लगाती है तो लोग जो हैं वो लोग अपने उपभोग को कम कर देते हैं और बचत कर देते हैं। यानी कि उपभोग में जो खर्च कर रहे थे, जो व्यय कर रहे थे, उसकी मात्रा को वो कम कर देते हैं तो वो पैसा बचत होने लगता है। और जो पैसा बचत होके रहता है आगे चल के, यानी कि आने वाले समय में उसी बचत का ही विनियोग होता है। तो वो पैसा भावी समय में, यानी कि फ्यूचर टाइम में उपभोग में काम में लाया जा सकता है। तो इस तरह से सरकार जो है वो करारोपण के माध्यम से क्या कर सकती है कि वर्तमान उपभोग में जो साधन लगे हुए हैं तो उनको वो फ्यूचर में भी डाइवर्ट कर सकती है, फ्यूचर का डायरेक्शन भी दे सकती है। फिर हम लोग देखेंगे कि साधनों का जो दिशा परिवर्तन होता है वो एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर भी होता है। खासकर संघीय व्यवस्था में ऐसा होता है, जब संघ सरकार देखती है कि अगर एक राज्य जो है कहीं अधिक कर लगा रहा है, अधिक लगा रहा है किसी वस्तु पर कर की दर, तो वो उस राज्य में पैसा नहीं लगा के वो दूसरे राज्य में पैसा लगाती है जहाँ पर कर की दर कम रहती है। तो इस तरह से भी जो साधन रहते हैं वो भी एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर उसका दिशा परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार एक देश से दूसरे देश में भी जो है उसमें भी वस्तुओं का जो ये होता है, साधनों का दिशा परिवर्तन होता है। अगर एक देश में कर की दर जो है वो बहुत अधिक रहती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि लोग उस देश में इन्वेस्ट नहीं करके वे लोग दूसरे देश में इन्वेस्ट करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर कर की दर जो होती है वो कम होती है। तो इस तरह से एक देश में इन्वेस्ट होने वाला पैसा जो है वो दूसरे देश में इन्वेस्ट होने लगता है। तो ये एक देश से दूसरे देश की ओर चला जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि संरक्षण तथा साधनों का अंतरण भी होता है। सरकार जो है वो कुछ कुछ उद्योगों में छूट प्रदान करती है, संरक्षण देती है। तो जिन उद्योगों में सरकार संरक्षण प्रदान करती है उसे विदेशी प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, बहुत सारे जो साधन होते हैं उन साधनों का जो दिशा परिवर्तन रहता है इन उद्योगों की प्रति होता है जहां सरकार ने संरक्षण दिया है या जिसको सरकार अनुदान दे रही है, या ऐसे उद्योग जहां पर कर की दर कम रहती है या उनको टैक्स फ्री कर देती है। तो बहुत सारे साधन जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करने लग जाते हैं, इस दिशा में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ये समझने का प्रयास किया कि करारोपण के माध्यम से जो है किस तरह से उत्पादन के गठन और उसके स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि कर का जो दिशा परिवर्तन होता है, साधनों का जो दिशा परिवर्तन होता है, तो उसके माध्यम से उद्योगों का जो संगठन है या उसका स्वरूप है उसमें वो चेंजेस आता है और इससे भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि साधनों का प्रवाह जिस डायरेक्शन में होगा, जिस दिशा में होगा, वहाँ पर उत्पादन अधिक होने लगेगा और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होने लगेगी। और जिस डायरेक्शन से उत्पादन के साधन हटेंगे वहाँ पर राष्ट्र आय कम होने लगेगा और उत्पादन भी कम होने लगेगी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि उत्पादन पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है। कुल मिला के हम लोगों ने 4 वीडियोस हम लोगों ने बनाए और इन 4 वीडियोस के आधार पर हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि करारोपण पर उत्पादन का क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है।
कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था इससे पहले के वीडियो में जाना था कि कर की प्रकृति और करदाताओं की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया वो किस तरह से प्रेरणाओं को प्रभावित करती है, इच्छाओं को प्रभावित करती है। और इसके बाद हम लोगों ने आज के वीडियो में जाना कि उत्पादन के गठन तथा उसके स्वरूप पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से कुल मिला के हम लोगों ने 4 लेक्चर्स में करारोपण का उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।